हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज़ हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ की थर्ड वीडियो की, जिसमें हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 10 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी इज। देखिए, हमें पता है नैरो मनी कहा जाता है M1 को, और M1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक plus demand deposits of commercial banks plus other deposits with RBI। ओके, ये है हमारी नैरो मनी, ठीक है। और ब्रॉड मनी हम कहते हैं M3 को, और M3 के अंदर आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। तो आप देख सकते हैं M1 यानी कि नैरो मनी और ब्रॉड मनी के बीच में किसका डिफरेंस है? टाइम डिपॉजिट का डिफरेंस है। तो यही पूछा गया है, तो डिफरेंस बिटवीन नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी इज टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स। सेकंड क्वेश्चन है, करंट अकाउंट डेफिसिट इज अनफेवरेबल फॉर द कंट्री बिकॉज। जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है हमारा, वो अनफेवरेबल होता है कंट्री के लिए, क्यों? इट सिग्निफाइज दैट द नेशन इज ए बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या कहता है? देखिए, करंट अकाउंट में हमारे आते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल आइटम। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके। और अगर करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में है, इसका मतलब ये है कि हमारा इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, ओके। तो यानी कि हमारी करेंसी से पैसा जो है बाहर, वो ज़्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। डेफिसिट को दूर करने के लिए हमें बोरो करना पड़ता है, ओके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट सिग्निफाइज दैट द नेशन इज ए बोरोवर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है, इट रिफ्लेक्ट दैट द कंट्री डज नॉट हैव इनफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इट्स इंटरनेशनल पेमेंट। यानी हमारी कंट्री के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फाइनेंस कर सके इंटरनेशनल पेमेंट जो हमने करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, यानी फॉरेन एक्सचेंज कम आ रहा है, और इम्पोर्ट ज़्यादा है, ठीक है। यानी हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से मिलेगा? हमें बोरो करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें जो अपनी इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, जो इंपोर्ट हमने किया है उसकी जो पेमेंट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? बोरो करना पड़ रहा है। तो हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा, इसका मतलब है। अगर करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में रहेगा तो इसका मतलब हमारे पास इनफ फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा ताकि हम इंटरनेशनल पेमेंट कर सकें। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट किसी कंट्री के लिए अनफेवरेबल है बिकॉज इट हैज़ डीमेरिट फॉर द कंट्री। ये गलत ऑप्शन है, बिकॉज ये जो है ये क्वेश्चन की ही बात कर रहा है, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट अनफेवरेबल है यानी कि इसकी डीमेरिट है, ये क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट इन्होंने रिपीट कर दी है। तो ये जो हो जाएगा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? डैश इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एग्रीगेट डिमांड है और फुल एम्प्लॉयमेंट से बियॉन्ड यानी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जब एग्रीगेट डिमांड है, तो उन दोनों के गैप को क्या कहा जाता है? उन दोनों के गैप को कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। वो कैसे? देखिए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर, और ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड कर। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये 45 डिग्री लाइन जो है हमारी, ये एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं। ये OY1 इनकम है जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चल रहा है, ठीक है। ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड कर, ये है एग्रीगेट सप्लाई कर। अगर एग्रीगेट डिमांड कर हमारी ज़्यादा हो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से, ये AD अगर हम 1 मान लें, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड कर रही है ये ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड से। तो इसका मतलब है ये जो इसके बीच का गैप है, इस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की टेंडेंसी आ जाती है। तो ये जो गैप है ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करें तो डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा? ये हमारी 45 डिग्री लाइन है एग्रीगेट सप्लाई कर जो है हमारी, ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड कर, ओके। ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जिसे हम OY से डिनोट कर रहे हैं, ओके। ये हमारा वाई एक्सिस है जिस पे हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दिखाई हुई है। ये हमारा आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से कम है, ये हमारी नई एग्रीगेट डिमांड कर रहा है जिसे हम AD
डेट्स मांग रहे हैं। तो ये जो गैप है फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे, जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए उससे जितनी एग्रीगेट डिमांड कम है, तो इस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। यानी इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड से कम हो गई है। यानी कि इकोनॉमी में जितनी एग्रीगेट सप्लाई है फुल एम्प्लॉयमेंट पे उतनी डिमांड होनी चाहिए थी, डिमांड उससे कम हो गई है। अब डिमांड क्योंकि कम हो गई है तो इसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में आउटपुट अब और ज़्यादा सेल नहीं होगा। और जब क्योंकि आउटपुट सेल नहीं होगा तो यानी हमारा प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट कम देगा। और जब एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी तो हमारी इनकम और कम हो जाएगी, और इनकम कम होने की वजह से डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से डिफ्लेशन आ जाएगा इकोनॉमी में। तो ये जो गैप होता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम से, तब डिफ्लेशनरी गैप होता है। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम सिचुएशन से, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड से जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाए, तब इन्फ्लेशनरी गैप आता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। ये गलत स्टेटमेंट है। हम जो भी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट जो है वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया होता तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, लेकिन उन्होंने कहा है प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आया है वो किसमें इंक्लूड होगा, तो वो करंट अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारी गलत हो जाएगी। इम्पोर्ट ऑफ द मशीन इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट, जो हमने मशीन्स इंपोर्ट करी हैं वो करंट अकाउंट का पार्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है विजिबल और इनविजिबल आइटम्स में, वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है। तो अगर हमने मशीन इंपोर्ट करी है तो वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारी वो रॉन्ग है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली, यानी दिए हुए फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करिए और चूज करिए करेक्ट पेयर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। पहला पेयर कह रहा है डिपॉजिट्स ऑफ $10,000 पर मंथ एज FDI, जो कि ये फ्लो कंसेप्ट दिया हुआ है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिपॉजिट जो हो रहे हैं $10,000 के पर मंथ हो रहे हैं, और हमें पता है जब किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो वो एक फ्लो कंसेप्ट होता है। इसी तरह यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दी गई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ $10,000, और हमें पता है इन्वेस्टमेंट किसी पीरियड ऑफ टाइम में की जाती है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फ्लो कंसेप्ट होता है। ओके, तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा, जो कि स्टॉक कंसेप्ट दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जो डिपॉजिट है पर मंथ जो किए जा रहे हैं एज ए FDI, वो भी फ्लो कंसेप्ट है और इन्वेस्टमेंट भी हमारा फ्लो कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हमने इसमें मिसिंग फिगर फाइंड करने हैं, और वो कौन कौन से फिगर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है हमें कि हमने चेंज इन इनकम निकालना है। ओके, अब चेंज इन इनकम आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके कई मेथड हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं इनकम 0 से 200 हो गई, तो इनकम में कितना चेंज आया, 200 का चेंज आया, तो चेंज इन इनकम 200 हो गया। दूसरा मेथड ये है कि हमें पता है MPC किसके इक्वल होता है, del C अपॉन में del Y के इक्वल होता है। यहाँ पे MPC की वैल्यू दी हुई है हमें 0.25, del C दिया हुआ है हमें 50, del Y निकालना है, तो del Y इधर चला जाएगा, del Y किसके इक्वल हो जाएगा 50 अपॉन में 0.25, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 100 लग जाएगा, 25 से ये 4 पे गया और ये आ गया 200 हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन का आंसर जो है वो 200 है। यहाँ पे 50 दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी 50 दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। 200 ऑप्शन बी में भी दिया है, डी में भी दिया है। अब हम सेकंड मिसिंग फिगर को ढूंढ लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है चेंज इन कंजम्पशन, और हमें पता है कंजम्पशन में कितना यहाँ पे चेंज आया है 50 का, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसे दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। ये हमें चेंज इन इनकम दिया हुआ है और MPC दिया हुआ है, और हमें पता है MPC यानी कि 0.25 किसके इक्वल हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, और चेंज इन इनकम यहाँ पे कितनी है 200, तो del C हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई में 200, ये पॉइंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, ये 2 से जाएगा और ये आ जाएगा 50। तो इसे भी दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला हमने चेंज इन कंजम्पशन यहाँ से देख लिया 350 से 400, ये 50 आया। दूसरा हमने फॉर्मूला लगा के निकाला तो भी 50 आया। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन में 50 दिया है। तो अब तीसरा फिगर भी निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे MPC की वैल्यू पूछी है और हमें पता है MPC होता है del C अपॉन में del Y। ओके, तो del C कितना है हमारा 50 अपॉन में del Y कितना है 200, तो ये आ जाएगी हमारी MPC की वैल्यू। ये से जाएगा
ये 4 से जाएगा 5 से 1/4 यानी कि 0.25। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 0.25 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 250 एंड 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement do not support with the function of RBI as a supervisor to the commercial bank? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है जो RBI का एज ए सुपरवाइजर टू कमर्शियल बैंक फंक्शन नहीं है? देखिए RBI दो तरह के बैंक का फंक्शन करता है, एज ए बैंकर्स बैंक। RBI बैंकों का बैंक का काम भी करता है और RBI सुपरवाइजर का फंक्शन भी करता है। ठीक है, बैंकर के बैंक के तौर पे RBI क्या करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी होता है, यानी कि बैंकों का जो भी कैश रिजर्व रखा है वो RBI के पास रख सकते हैं, तो वो उनका एक प्लस कस्टोडियन का काम करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी होता है, यानी अगर बैंकों को कभी लोन की जरूरत पड़ गई तो वो RBI से ले सकते हैं। ठीक है, तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का काम भी करता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा क्लियरिंग हाउस का काम भी करता है, यानी दो बैंकों के बीच में जो पैसा लेना देना है उसे कौन क्लियर करता है, RBI करता है। तो RBI एज ए बैंकर्स बैंक की फॉर्म में तीन काम करता है, एक तो कैश रिजर्व के कस्टोडियन का काम करता है, एक लेंडर ऑफ लास्ट रिजर्व यानी बैंकों को अगर लोन की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, तीसरा क्लियरिंग हाउस का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंड लोन टू द कमर्शियल बैंक, जो बैंकों को लोन देने का काम करता है वो RBI करता है एज ए बैंकर्स बैंक के रूप में, और उसमें भी आप देख सकते हैं लेंडर्स टू लास्ट रिजोर्ट में ये काम किया जाता है, यानी जब बैंकों को लोन की जरूरत है तो RBI उन्हें लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये एज ए बैंकर्स बैंक का काम है। एज ए सुपरवाइजर बैंक क्या करता है, एक तो रेगुलेट करता है एक्सपेंशन, मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ द बैंक, यानी कोई भी बैंक जो है वो अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच खोलना चाहते हैं, या फिर दो बैंक मर्ज कर रहे हैं, तो इन सब की देखरेख कौन करता है, RBI करता है। RBI रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है कमर्शियल बैंक के लिए, ये भी सुपरवाइजर फंक्शन है RBI का। RBI इंस्पेक्शन करता है बैंक्स की, ये भी बैंक का सुपरवाइजर फंक्शन है। लेकिन जो ऑप्शन सी दिया गया है ये बैंक का बैंकर्स बैंक फंक्शन है, और उसमें भी हमारी सब कैटेगरी क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जिसमें RBI लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये RBI का सुपरवाइजर फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सपोज इन ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, किसी एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी की बात की है जिसमें इनकम राइज हो गई है 5000 करोड़ से 6000 करोड़, यानी इनकम में कितना चेंज आ गया, 5000 करोड़ से 6000 करोड़ हो गई, यानी इनकम में 1000 करोड़ का चेंज आ गया। एज ए रिजल्ट, और इस इनकम चेंज की वजह से द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइट, कंजम्पशन में भी चेंज आ गया, कितना 4000 करोड़ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4600 करोड़ हो गया। तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया है, 600 करोड़ का चेंज आ गया है। पहले 4000 करोड़ था, अब 4600 करोड़ हो गया है। हमें निकालना है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी MPC की वैल्यू निकालनी है इस केस में, और हमें पता है MPC होता है डेल C अपॉन में डेल Y, और डेल C हमें दिया है 600, डेल Y है हमारा 1000, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएंगे, ये आ जाएगा 6/10 यानी कि 0.6 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु विल बी बेनिफिटेड व्हेन देयर इज एन एप्रिसिएशन इन ए फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो एप्रिसिएट कर गई है, फॉरेन करेंसी एप्रिसिएट करी है, यानी अगर हम डॉलर का एग्जाम्पल लें तो ये डॉलर एप्रिसिएट कर गया है। ठीक है, अब डॉलर एप्रिसिएट करने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल पहले $1 जो है वो 60 रुपीज़ के बराबर था, अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, अब $1 जो है वो 80 रुपये के बराबर हो गया है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इसे कहते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर। ओके, अब इसका फायदा किसको होगा, इम्पोर्टर्स को होगा, एक्सपोर्टर्स को होगा, या गवर्नमेंट को होगा। अब देखिए इनडायरेक्टली इसका गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है, वैसे इसका गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को इसका फायदा हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ से आप निकाल दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इंपोर्टर को फायदा होगा कि एक्सपोर्टर को फायदा होगा। जो हमारी कंट्री के इंपोर्टर हैं उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा नुकसान होगा अगर हमारी फॉरेन करेंसी जो है, जैसे हमने यहाँ पे US डॉलर का एग्जाम्पल लिया है, तो अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट करेगी तो इनमें से कौन से लोगों को फ़ायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री के इंपोर्टर्स की अगर हम बात करें, एप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा, अगर वो इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से सामान, पहले वो $1 का सामान मंगाते थे तो उन्हें 60 रुपये देने पड़ते थे, अब $1 की वैल्यू का वो सामान मंगाएंगे तो उन्हें 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा रुपये देने पड़ेंगे, तो इंपोर्टर को हो गया है नुकसान। ठीक है, तो इनको तो बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, इंपोर्टर को नुकसान हो गया। एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें, जो इधर से सामान बाहर भेज रहे हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेन कंट्री वाले हमारा सामान मंगा रहे थे एक्सपोर्टर से,
ये हमारा एक्सपोर्टर है जिसे हमने ए का नाम दिया है, इससे सामान मंगा रहे थे यूएसए वाले, ठीक है। यूएसए वाले जब 60 रुपये का सामान मंगाते थे तो उनको $1 देते थे, ठीक है। हमारा जो ए एक्सपोर्टर है उसको 60 रुपये के सामान के बदले सिर्फ $1 देना पड़ता था। अब वो उसी $1 में 80 रुपये का सामान मंगा सकते हैं, तो फॉरेन वालों को फ़ायदा हो गया। तो अब क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा हो गया है, इम्पोर्टर्स को नुकसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओनली टू, सिर्फ एक्सपोर्टर को यहाँ से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिस्कल पॉलिसी इज ए टूल, जो फिस्कल पॉलिसी होती है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है, यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस फिस्कल पॉलिसी को क्यों यूज़ करती है, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का क्या मतलब है, यानी इकोनॉमिक्स के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना आ जाए, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन ना आ जाए, तो उसे कहते हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। इकोनॉमी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करें। एंड प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट इनमें से कौन सा तरीका अपनाती है। सबसे पहला है बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, फिस्कल पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट संभालती है। मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, और मॉनेटरी पॉलिसी संभालता है RBI, ओके। बाय रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड से इकोनॉमी स्टेबलाइज होना या इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा रोल अदा नहीं करता, ठीक है। बाय मैनेजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट होते हैं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और गवर्नमेंट का टैक्सेशन। तो अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है तो गवर्नमेंट ये दो ही तरीके अपनाती है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया है बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग को कम कर देगी या टैक्स को बढ़ा देगी, ताकि लोगों के पास कम पैसा जाए। और लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, और लोग अगर डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसी तरह इकोनॉमी में डिफ्लेशन चल रहा है, यानी डिमांड कम हुई है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है और लोगों को टैक्स कम कर देती है, जिससे लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। अब लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा, अब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन की सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई, ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, जिसे कौन संभालता है, RBI संभालता है, ओके। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जर्व द इमेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इस इमेज को हमने ऑब्जर्व करना है और ये बताना है कौन से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन करे वो मैक्रो के थे, ये क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमी से है। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इंडियन इकोनॉमी के होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पर्सन क्या कर रहा है, प्राइवेट और पब्लिक को मिक्स कर रहा है, ठीक है। एक शेफ दिखाया हुआ है जो एक डिश बना रहा है जिसमें वो प्राइवेट और पब्लिक दो चीज़ों को मिक्स कर रहा है, और ये इकोनॉमी के टर्म में देखा जाए तो किसकी बात हो रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था आज़ादी के टाइम। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था कि हमारी ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर का भी हाथ होगा और पब्लिक सेक्टर का भी हाथ होगा, यानी गवर्नमेंट सेक्टर का भी हाथ होगा। तो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिलकर डिसीजन लेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो इकोनॉमी का जो मेन क्रिटिकल डिसीजन है वो प्राइवेट के द्वारा भी लिया जाएगा और पब्लिक के द्वारा भी लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी सेटअप इन 1955 इज। देखिए हमने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है इंडियन इकोनॉमी के कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप की गई थी रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और इसके लिए हमने एक कमेटी इस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था कार्वे कमेटी, और ये जो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी है इसी का दूसरा नाम है कार्वे कमेटी। और एक कार्वे कमेटी इस्टेब्लिश की गई थी रूरल डेवलपमेंट के लिए, कि रूरल डेवलपमेंट में कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रोल अदा कर सकती हैं, ओके। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, जिसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ हो, या फिर जिसका टर्नओवर अगर हम बात करें तो लेस देन 50 करोड़ हो, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। 10 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट या 50 करोड़ से कम का जिसका टर्नओवर होगा वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी। तो इससे रिलेटेड कमेटी का इस्टेब्लिश की गई थी 1955 में, ये आपने याद रखना है। और इस कमेटी का क्या नाम था, विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, या फिर इसे कार्वे कमेटी भी हमने कहा था, ओके। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है जो चाइना के द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1958 में।
इन चाइना वॉज टू इंश्योर रैपिड इंक्रीज ऑफ, इसमें क्या मेन पर्पस था, क्या चीज़ इन्होंने इंक्रीज करनी थी, इन्होंने इंक्रीज करनी थी इंडस्ट्री। हमें पता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना ने क्या किस बात पे फोकस किया था कि हर पर्सन विलेजेस में क्या करेंगे, लोग अपने बैकयार्ड में एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे यहाँ पे बहुत बढ़ावा दिया था, जिसके लिए इन्होंने क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एक्सट्रैक्शन इज अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, यानी कि आप जो रिसोर्सेज निकाल रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आप निकाल रहे हैं, जितनी स्पीड से उनका रीजनरेशन हो रहा है उससे भी, ठीक है। तो यानी वो रिसोर्सेज जिस स्पीड से बन रहे हैं उससे ज़्यादा से आप उनका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उन्हें निकाल रहे हैं। एंड द वेस्टेज आर आउटसाइड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और जो आप वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा है। यानी मान लीजिए आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन कर रहे हैं या एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं हम जितना हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा, या वेस्ट इतना जनरेट कर रहे हैं जितना हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रहा। देन एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स वन ऑफ द वाइटल फंक्शन, तो इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट अपना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और वो क्या फंक्शन है, इट सप्लाई रिसोर्सेज, इट एसिमुलेट वेस्ट, इट सस्टेन लाइफ, इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। देखिए, इट सप्लाई रिसोर्सेज ये एनवायरनमेंट का फंक्शन है, इट एसिमुलेट वेस्ट ये वेस्ट को इकट्ठा करता है, ये भी एनवायरनमेंट का फंक्शन है, ये हमें ब्यूटी सर्विसेज देता है, ये भी एनवायरनमेंट का फंक्शन है। तो इन तीनों को मिला के एनवायरनमेंट मेन क्या काम करता है, एनवायरनमेंट मेन काम करता है इट सस्टेन लाइफ, ये लाइफ को मेंटेन रखता है, आपकी धरती पे जीवन को कायम रखता है क्या, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट जीवन को कायम नहीं रख पाएगा अगर आप रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा निकालना शुरू कर देंगे, जितनी उनकी रीजनरेशन पावर है उससे भी ज़्यादा, या आप इतना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करना शुरू कर देंगे जो हमारा एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो एनवायरनमेंट क्या है, लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग कॉलम, इनमें से आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कैसे कैसे बनेंगे। देखिए 1850 में क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ था बाय ब्रिटिश ने जो है रेलवे का इंट्रोडक्शन किया था। 1850 में रेलवे आया था भारत। 1921 क्या है, 1921 है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1921 से पहले की अगर हम बात करें तो 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक स्टेडी स्टेट में नहीं थी, कभी वो इंक्रीज हो रही थी, कभी वो डिक्रीज हो रही थी। लेकिन 1921 के बाद हमारी पॉपुलेशन एक सेम स्पीड से इंक्रीज हुई है, ठीक है। यानी ग्रेटर देन 1% हमारी पॉपुलेशन जो है वो हर साल इंक्रीज हुई है 1921 के बाद। तो इसीलिए इसे द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अब ये 1921 से 1951 तक पॉपुलेशन जो है हमारी एक स्टेडी स्टेट से इंक्रीज हुई, एक कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज हुई जो कि ग्रेटर देन 1% था। 1951 से 1981 तक हमारी पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ है, यानी हमारी पॉपुलेशन 2 डिजिट में इंक्रीज हुई है, यानी कि ग्रेटर देन 10%। तो ये जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टाइम पीरियड माना जाता है, यहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, ओके। और 1981 के बाद भी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, बट इंक्रीजिंग की रेट इस टाइम पीरियड से कम है, यानी डिक्रीजिंग रेट से वो इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए हम 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है। तो ऑप्शन ए और सी इस टाइम दोनों करेक्ट है। 1907 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था टिस्को का, और ये टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब बनाई गई थी, 1907 में। तो सी का ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 से। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया है, ओके। 1854 में क्या हुआ था, फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विद थाने, जबकि ये 1853 में हुआ था, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 1854 दिया हुआ है। 1853 में फर्स्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया था बॉम्बे टू थाने, और यहीं पे फर्स्ट ट्रेन चली भी थी इसी स्टेशन के बीच। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। विच सेक्टर्स हैव फेस सम एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई थी, जो 1991 में आई थी, उसकी वजह से कौन से सेक्टर को एडवर्स इम्पैक्ट हुआ था। देखिए जो LPG रिफॉर्म्स हम पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, ओके। दूसरा ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमारा कम ग्रो हुआ था। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर पर इतना ग्रो नहीं कर पाया, और इसकी ग्रो ना होने के कई कारण थे। पहला कारण था चीपर इंपोर्ट, यानी जो इंपोर्ट किया जा रहा था सस्ती गुड्स का बाहर से, वो एक मेन रीज़न था। जैसे हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया तो बाहर से सस्ती गुड्स हमारी इकोनॉमी में आना शुरू होगी, और इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। सेकेंड रीज़न था
लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उतनी नहीं थी जितनी फॉरेन कंट्रीज के पास थी, तो इसीलिए वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते भी थे। ठीक है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। थर्ड था, जो डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर लगाए थे, जैसे कि कोटा। कोटा क्या होता है, आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ही इंपोर्ट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमने तो अपनी इकॉनमी खोल दी, डेवलप्ड कंट्री से हमारे पास तो इंपोर्ट आ रहा है, डेवलप्ड कंट्री का अपना सामान सस्ते रेट में यहाँ पे भेज रही हैं, लेकिन जब हमने एक्सपोर्ट करना था तो उन्होंने कोटा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, यानी कि एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये 3 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वो डेवलप नहीं कर पाई। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी आई थी उसका पड़ा था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बैड इफेक्ट, या फिर कह लीजिए एडवर्स इफेक्ट। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ है वो सर्विस सेक्टर को ही हुआ है। हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करा है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रियाँ जो भी हैं, जब वो डेवलपिंग स्टेट में थी तो डेवलपिंग से डेवलप में आने में क्या हुआ, उनका एग्रीकल्चर सेक्टर से पहले इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो किया, फिर इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर ग्रो किया। हमारे केस में क्या हुआ है कि हम एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर पर आए हैं। ओके, तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर पर उतना ग्रो नहीं कर पाया, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी फोकस नहीं किया गया। तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दोनों पे एडवर्स इम्पैक्ट हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज मोर इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग हैं वो पाकिस्तान में ज़्यादा हैं कंपेयर टू इंडिया। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें, ठीक है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं कह रहे हैं, टोटल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि MMR इज हाई इन पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू चाइना, यानी 1 लाख पॉपुलेशन में से कितनी महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय या प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से मर जाती हैं या उनकी डेथ हो जाती है, उसे हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना। चाइना की अगर हम बात करें तो 1 लाख में सिर्फ 29 महिलाएं जो हैं जिनकी डेथ हो जाती हैं, जबकि इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ये नंबर जो है वो 133 है और पाकिस्तान में ये नंबर 144 है, यानी कि 1 लाख में से 144 की डेथ हो जाती है ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। तो ये स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो पाकिस्तान में हाई है एज़ कम्पेयर टू चाइना, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज इंक्लूड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटा, GDP एंड द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। इनमें से कौन सा जो है क्वांटिटी एस्पेक्ट ऑफ पर कैपिटा GDP को इंक्लूड करता है और क्वालिटी एस्पेक्ट को ऐड करता है। अब क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का क्या मतलब है कि आप पर कैपिटा इनकम देखते हैं, ठीक है, वो हो गया क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, यानी आप सिर्फ इनकम देख रहे हैं लोगों की, और क्वालिटी एस्पेक्ट हो गया आप लोगों की हेल्थ भी देख रहे हैं और लोगों की एजुकेशन भी देख रहे हैं। ठीक है, ये इंक्लूड किया जाता है HDI में, क्योंकि हमें पता है HDI में हम पर कैपिटा इनकम की बात भी करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात भी करते हैं, यानी किसी भी इकॉनमी में अगर कोई पर्सन जन्म ले रहा है तो उसके कितने साल तक जीने के चांसेस हैं। तो हेल्थ की बात भी हम यहाँ पे कर रहे हैं और हम एजुकेशन की बात भी करते हैं, क्योंकि हम मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग में कंसिडर करते हैं HDI में। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत दिया हुआ है कि किसके सारे आंसर करेक्ट हैं। ठीक है, वुमेन कैपिटल फॉर्मेशन के गोल्स में ये सब आते हैं, क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पे भी है स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के गोल में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इन 1970s देयर वाज लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। हमें पता है चाइना की 1 चाइल्ड पॉलिसी जो आई थी वो 1980 में आई थी, और उसे लाने का रीज़न ये था कि चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा थी। ये गलत कह रहा है, इन 1970 देयर वाज लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन चाइना। 1980 से पहले चाइना में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ थी, हमें पता है। ये असर्शन जो है वो इनकरेक्ट है। चाइना इंट्रोड्यूस द 1 चाइल्ड नॉर्म इन लेट 1970s, ये ठीक है, चाइना ने 1970s के लेट यानी 1980s तक जो है वो 1 चाइल्ड पॉलिसी को लेके आए थे। तो इसका रीज़न ठीक है, असर्शन गलत है। यहाँ पे बाकी ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, असर्शन जो है इसका वो इनकरेक्ट है और रीज़न जो है वो करेक्ट है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।